हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओशन फिजिक्स में सभी बच्चों का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगी। तो अभी तक का हमने बात किया था 1 से लेकर के 12 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाया जा चुका है। और आई होप कि आप सभी बच्चे उस सभी प्रश्न को अपने नोटबुक पर लिखे भी होंगे और आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या है आज प्रारंभ क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन 13 कहा जा रहा है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे 13 से लेकर 21 तक। लॉन्ग भी कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है, और जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो भी है। तो आज आपका यूनिट 2 लगभग 21 पे एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट डे हम प्रयास करेंगे कि 3rd यूनिट आपका शुरू हो। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, अस्थिर वायुदूत परिरक्षण क्या होता है, और उनकी एप्लीकेशन भी क्या होती है, दोनों चीज़ को समझते हैं। ध्यान दें कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। क्या है डिफिनेशन? द फेनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बच्चों, हम जितना सारा डिफिनेशन दे रहा हूँ एकदम श्योर, और जिसको आप एग्ज़ाम में अगर लिख के आओ तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर्स मिल पाए, उस व्यू से मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। फाउंडेशन क्लास में तो काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया जाता है, और ये है आपका क्रैश कोर्स। तो उसी रिलेट किस प्रकार आपको जवाब देना है 2 मार्क्स में, कितना शब्द देना है कि आपको फुल नंबर मिल जाए, तो टाइम का भी मैनेजमेंट वहाँ करना होता है। तो उस आधार पे डिफिनेशन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एप्लीकेशन इनका है इंस्ट्रूमेंट सेव या केयर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। वह घटना जिसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव के लिए निर्मित रीजन को सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड खतरनाक निकल रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहरी व्यक्ति को बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, उस डिवाइस को चारों ओर से मोटी परत वाली स्टील से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, या कंक्रीटली परत से बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो किसी वान डे ग्राफ जनरेटर जैसे एक ऐसा मैक्सिमम वोल्टेज उत्पन्न करने वाला डिवाइस है, जनरेटर है, तो उसी के द्वारा उत्पन्न हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। उससे बाहरी व्यक्ति को बचाने के लिए डिवाइस को चारों ओर से क्या करते हैं, मोटी परत वाले स्टील या कंक्रीटली मिट्टी की दीवार से बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अर्थात वह घटना जिसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाव के लिए हम उस डिवाइस के चारों ओर रीजन तैयार करते हैं, या बचाव के लिए निर्मित रीजन मतलब क्षेत्र, चारों ओर को क्षेत्र को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का उपयोग है इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से यंत्रों को सुरक्षा में। अगर मान लीजिए कि कोई युक्ति भी है, तो उस युक्ति को ये मान लीजिए आपका जनरेटर है, इस जनरेटर को चारों ओर से बंद कर देते हैं, तो एक फ़ायदा और होता है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहरी व्यक्ति को कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, अगर कोई बाहर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डिवाइस भी बचता है। तो दोनों फायदे हैं। अगर आप किसी भी डिवाइस का शील्डिंग करते हैं, उससे दोनों को फायदा है। जिस डिवाइस को आपने शील्ड किया, उस डिवाइस के द्वारा उत्पन्न इफेक्ट बाहरी व्यक्ति को कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, यानी तो बाहर में कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इस डिवाइस का बचाव होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने से बाहरी व्यक्ति को भी फायदा है
और उस डिवाइस को भी फायदा है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आप क्लियर समझ गए होंगे कि शील्डिंग करने से डिवाइस द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो उस डिवाइस के चारों ओर जो भी कोई वर्क कर रहा होता है मजदूर, उनको बचाया जाता है, इसीलिए शील्डिंग करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर बाहर में कोई खतरनाक कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो उससे डिवाइस को भी बचाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का ये था एप्लीकेशन विथ डिफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहा जा रहा है कि वायुमंडल उदासीन नहीं रहता है, व्याख्या करें। एटमॉस्फेयर इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। बच्चों, द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टेक्स प्लेस बिटवीन एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ टू आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मतलब हुआ अंतरिक्ष में, आकाश में। सो द रेट ऑफ चेंजिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग एट एनी मोमेंट नीड नॉट बी इक्वल द लीड टू नॉन न्यूट्रली ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या कहा गया कि एटमॉस्फेयर से दोस्त चार्ज का एक्सचेंज मतलब लेन देन या आदान प्रदान, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें चार्ज है, बट वो चार्ज एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है किसके किसके बीच दोस्त? अर्थ और आउटर स्पेस, आकाश के बीच होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर को चार्ज नहीं है, चार्ज है, बट वो चार्ज एटमॉस्फेयर से किधर किधर जा रहा है? कुछ अर्थ में भी जा रहा है और कुछ आउटर स्पेस में भी जाता है। ये एक्सचेंज होते रहता है, और जब एक्सचेंज होगा तो इस एक्सचेंज के आधार पर इसके चार्जिंग तथा अनचार्जिंग की रेट हर क्षण सेम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से कुछ चार्ज अर्थ को जाता है, कुछ चार्ज स्के में जाता है, स्पेस में। तो कभी चार्ज न्यूट्रल होता होगा, कभी चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज कर जाता होगा। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जब चार्ज का एटमॉस्फेयर से अर्थ और आउटर सरफेस के बीच क्या होता है? एक्सचेंज होता है, लेन देन होता है, तो इसके चार्जिंग तथा अनचार्जिंग के रेट प्रत्येक क्षण हर क्षण सेम नहीं होता है, और इसी कारण एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्त? न्यूट्रल होता है। इसी कारण एटमॉस्फेयर क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्लियर आप समझ गए होंगे कि अब एटमॉस्फेयर, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछी गई है तो आपसे अगर कोई पूछे कि भैया एटमॉस्फेयर उदासीन नहीं होता है क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में चार्ज है और वो चार्ज पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में क्या होता है? लेन देन होते रहता है, और इसी कारण से कभी चार्ज घटता है, कभी बढ़ता है, कभी उदासीन हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर न्यूट्रल नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर कैसा व्यवहार करेगा। क्वेश्चन अच्छा सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ऐसे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी कंडक्टर को रखोगे तो कैसा व्यवहार करेगा। व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ डज इट बिहेव। तो सामान्यतः आपको फाउंडेशन बताया गया था कि अगर किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो वो उसके सरफेस पर फैल जाएंगे, या किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कंडक्टर को आर पार गमन नहीं कर पाएगा। अर्थात कंडक्टर के अंदर में नेट चार्ज जीरो होगी। अगर नेट चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होलो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे? जीरो होंगे। तो इसको मैंने बारी बारी से बताया है, ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखने पर निम्नलिखित व्यवहार करता है।
इसके सामने सतह पर, जो आपका कंडक्टर है उसके सामने सतह पर नेगेटिव चार्ज एवं अपोजिट सरफेस पर, यानी फ्रंट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपोजिट सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेरित होता है, यहाँ उत्पन्न नहीं होगा, प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है। और भीतर में जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर कंडक्टर होलो स्फीयर है तो उसके भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शून्य। बट अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू शून्य कहेंगे तो वो गलत होगा। पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के आधार पर सब जगह क्या होता है, समान होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए भी क्या होगा, समान। तथा इसके सतह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पे होता है, सभी बच्चे को पता है। इसीलिए मैंने लिखा कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। इंग्लिश में भी वही सेम है कि व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिहेव्स द फॉलोइंग। ऑन द फ्रंट फेस नेगेटिव चार्ज एंड ऑन अपोजिट फेस पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। V is a constant but electric field is perpendicular to the surface outer, यानी इस बाहरी सरफेस पर ऑफ कंडक्टर। तो आई होप कि ये सभी चीज़ें आप क्लियर समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या, साधारण रबर विद्युत का कुचालक होता है, सभी लोग जानते हैं। जनरल रबर जो है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन हवाई जहाज के टायर में लगे रबर विशेष हल्के विद्युत के सुचालक होते हैं, ऐसा क्यों? 2018 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब इसमें कहा जा रहा है आपको कि द रबर यूज्ड इन टायर ऑफ एरोप्लेन आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर। हमने ये क्वेश्चन हिंदी विथ इंग्लिश में दिया है, तो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो उनको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें कि उन्हें भी यहाँ से बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले यहाँ डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जनरल रबर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होता है। बट ये जो एरोप्लेन के टायर होते हैं ना, इसमें लगे जो रबर होता है वो कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। इस चीज़ को होता है, इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि हमने बताया, व्हेन एरोप्लेन लैंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ ग्राउंड, जब कोई एरोप्लेन लैंड करती है अर्थ पर तो क्या होता है, अर्थ और उस एरोप्लेन के टायर के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, रगड़ होती है। और जब वो रगड़ होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण क्या पैदा हो जाते हैं, चार्ज क्रिएट होते हैं। और जो चार्ज क्रिएट होते हैं, ग्राउंड चार्ज आर प्रोड्यूस सिंस रबर ऑफ टायर, और वो जो टायर रबर के होते हैं रिमेनिंग गुड कंडक्टर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला बनाया जाता है। सो चार्ज लीकेज थ्रू इट इन अर्थ, रबर के कंडक्टर रहने से चार्ज उस पर ठहरता नहीं है, वो आसानी से इस टायर के कंडक्टर होने के कारण आसानी से लीकेज कर जाते हैं, किसमें, अर्थ में। तो आप सभी बच्चों को फिर से मैं बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पुनः पूछी जाए बोर्ड में कि बताइए साधारण रबर तो विद्युत का कुचालक होता है किंतु एरोप्लेन की टायर में लगे रबर विद्युत का सुचालक बना जाता है, ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे कि चूँकि मैं जानता हूँ जब एरोप्लेन लैंड करती है अर्थ पे तो अर्थ और टायर के बीच क्या होती है, फ्रिक्शन के कारण क्या क्रिएट हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। और रबर के कंडक्टर होने से, एरोप्लेन की टायर कंडक्टर होने से
आसानी से वहाँ पर चार्ज लीकेज कर जाता है किसमें, अर्थ में। अगर ये लीकेज नहीं होगा तो एरोप्लेन में कहीं ना कहीं आग लग सकती है। इसीलिए वो कंडक्टर के बनाए जाते हैं, थोड़ा सा उस रबड़ में कंडक्टिविटी फॉर्म कर दी जाती है कि आसानी से अगर वहाँ चार्ज भी क्रिएट हो तो वो आसानी से किस में चले जाए, अर्थ में, और एरोप्लेन को कोई हानि ना हो। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड विथ डाइलेक्ट्रिक। और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है दोस्त, इसीलिए अब थोड़ा लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे सतर्क हो जाएं। अभी तक मैंने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात की थी, अब शुरू हो गया आपका लॉन्ग टाइप। और हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, मैंने ये जो सॉल्यूशन टाइप्स क्वेश्चन है इसमें लैंग्वेज तो थोड़ा ज़्यादा होता नहीं है, तो इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों को ये ऐसे ही लिख के एग्जाम में आना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपको कहा जा रहा है कि कैपेसिटी अर्थात धारिता किसका निकालिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करिए विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ। दोनों चीज़ में पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी एयर दोनों प्लेट के बीच मान लो भरा है, उस समय निकालना है, वैक्यूम में है, और उसके बाद इस दोनों प्लेट के बीच में पूरा तरह डाइलेक्ट्रिक को भर करके कहा जा रहा है आपको कैपेसिटी निकालने। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, अतः इस क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली अपने नोटबुक पे 2 बार 3 बार रिवीजन जरूर करें। क्या करना है दोस्तों एग्जाम में, सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया 2 प्लेट खींच देना है, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। एग्जाम में समय बहुत कम रहती है, इसलिए आप ये वाला प्लेट बनाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, समय नहीं रहता आपको, नहीं तो आप ऐसे करके बनाओगे तो आपको वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए आपको ये सब करना नहीं है। आपको सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है 2 लाइन। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो प्लेट कुछ ऐसा ही आएंगे एक सीट की तरह, और इसे दे दिया प्लस क्यू चार्ज, इसको दे दिया माइनस क्यू चार्ज। या नहीं तो माइनस क्यू चार्ज कैसे आएंगे, आपको पता होगा कि बैटरी के प्लस टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़ते हैं उस पर प्लस, और माइनस टर्मिनल से जिसको जोड़ते हैं उस पर माइनस। बट उतना समय ना होने के कारण सीधा करिए क्या, इस प्लेट को अर्थ से अर्थेट कर दीजिए, और अर्थेट करिएगा तो इंडक्शन के कारण इस पर नेगेटिव आएंगे, तो इस पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी मान लीजिए, और प्लेट की एरिया आइडेंटिकल एरिया ए मान लीजिए, और इन दो मान लीजिए कि ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहाँ पे है, वैक्यूम में। इन सब चीज़ों को आप कंसीडर कर लीजिए। तो क्या लिखना है सॉल्यूशन में, कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एरिया ऑफ प्लेट ए, विथ एरिया ऑफ प्लेट ए, कैपेसिटी सी एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी। सिंपल है। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं सीधा लिखेंगे, माना समांतर प्लेट संधारित्र की एरिया ए, कैपेसिटी सी एंड दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन डी हो, तो सभी बच्चे सूत्र जानते होंगे। क्या होता है सूत्र, सी बराबर क्यू बटा भी, सी बराबर क्यू बटा भी। और दोस्त अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो क्या प्लस और माइनस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होंगे, ऑब्वियसली क्रिएट होंगे। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे भी, तो ये भी की वैल्यू क्या होंगे, तो आपको पता होगा कि पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 में E बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट के आधार पर आपने पढ़ा था dV बाई dx माइनस dV बाई dx। बट यहाँ में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए पोटेंशियल की, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड के आधार पर इसमें मोड लगा दीजिए, तो माइनस खत्म हो जाएंगे, और dV की जगह आप क्या, dV की जगह क्या भी यूज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, भी बाई dx की जगह सेपरेशन क्या है, d है, d दे दीजिए, और आपको चाहिए भी, सिर्फ d को कैंसिल करेंगे तो d यहाँ मल्टीपल हो जाएंगे,
तो फाइनली V बराबर फॉर्मूला आया सेपरेशन मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल दोनों प्लेट के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीपल D। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये प्लेट दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो हमने बिंदा यहाँ दिखाया है, यहाँ कंसीडर कर लीजिए एक आपको टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगे, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, प्लस वाला प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। जबकि माइनस भी टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एक प्लेट ये थीन शीट के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, एक थीन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्त ये मान लो ए प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगाया, दूसरा प्लेट भी तो इसे खींच रहा है, मान लो ये ए है तो ए बी, दूसरा प्लेट जो आपका बी है वो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो आपको मान लो ये ए है तो दूसरा प्लेट, थिन प्लेट भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, और वो भी कितना होंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इस बीच में रखे टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में दोनों लग रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जोड़ दीजिए तो आपको फाइनल आएंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आएंगे आपको आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात दोनों प्लेट, थीन शीट वाला प्लेट जो है उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी बिंदु पर कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देखिए, आप समझ जाएंगे। विस्तार से मैंने इनको समझाया वहाँ पे। चलिए, तो आप ये भी समझ गए। एंड प्लेट पर तो चार्ज का जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज Q बाय ए होगा, तो Q बाय ए होगा तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएंगे आपको सिग्मा ए। इस प्रकार आपको Q की भी वैल्यू पता चल गई सिग्मा ए, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी आपको पता चल गया कि इस दोनों पैरेलल प्लेट के बीच किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों थीन शीट के कारण लगेंगे, और दोनों थीन शीट 0 डिग्री पर लगने के कारण दोनों जुटेगा, और फाइनल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा सिग्मा कैंसिल कर दीजिए, और जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको आ जाएंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आ गया इन वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए है आइडेंटिकल एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स, एंड डी है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। आई होप कि ये चीज़ें आप आसानी से एग्ज़ाम में प्रूफ कर पाओगे, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब अगर मैं उसी में एक हेड टेल लगा हुआ है क्वेश्चन में कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक फुल फील्ड हो, मतलब पूरा भरा हो, ऐसा नहीं है कि हाफ भरा हो, पूरा भरा हो, यानी कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो तो इसमें क्या है, पूरा भरा हो, तो बताइए कि कैपेसिटी क्या होंगे। सिंपल है, आपको करना क्या है, उस माध्यम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी से एप्सिलॉन नॉट को मल्टीपल कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया कि इफ डाइलेक्ट्रिक विद इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक जिसको आपने फील किया है दोनों प्लेट के बीच में संपूर्ण, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर एप्सिलॉन आर है
तो कैपेसिटी हो जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी। अब नेक्स्ट 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर कि फाइंड द नेट कैपेसिटी ऑफ पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे कल परसों जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था स्कूल लेवल पे, तो उस टेस्ट में आपको पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आई होप कि थोड़ा सीरियसली इस क्वेश्चन को लीजिए 18 नंबर को, कि आपके एग्ज़ाम में भी ना मेन एग्जाम में पूछ ली जाए फिर से कि बताइए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली मतलब समझते हो, संपूर्ण नहीं, पार्शियली मतलब हुआ बीच में कहीं पर थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक जो है ना भर दिया गया। तो पार्शियली जब आंशिक रूप से जब डाइलेक्ट्रिक भरे जाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है। पूरे तरह अगर फिल कर दी जाए पैरेलल प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक तब तो सिंपल सूत्र हो जाता है, C = एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एरिया बाई डी। ये तो सिंपल फार्मूला तब हो जाता है, आसान होता है। लेकिन जब आंशिक रूप से पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेंस को फिल किया जाता है तब इसकी कैपेसिटी निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे तो बहुत आसान सा लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं आपको इतने सहजता और सरलता से बताऊंगा कि आप आसानी से कर पाओगे। आज के बाद आपको पैरेलल प्लेट के बीच भरे पार्शियली यानी आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेंस अगर भर भी दिया है तो आप आसानी से उसकी कैपेसिटी निकाल पाओगे। देखो मैंने क्या किया, यहाँ आपको जैसा कि फिगर में दिखाया गया होगा कि ये आपका एक प्लेट, ये आपका एक प्लेट, ठीक है। इनकी एरिया दोनों का ए है, आइडेंटिकल एरिया। इस पर चार्ज +Q, इस पर चार्ज -Q, और इसके बीच में जो पार्शियली आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, इनकी थिकनेस मैंने t मान लिया है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमने दोनों प्लेट के बीच में क्या रखा है, आंशिक रूप से डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को फिल किया है, उसकी थिकनेस मोटाई क्या माना है, थिकनेस हमने t माना है। ठीक है दोस्त, अच्छा, तो इसमें जो थिकनेस t माना है तो इसकी आप परमिटिविटी एप्सिलॉन r मान लीजिए। अब मैंने क्या करा है कि लेट मान लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की आइडेंटिकल एरिया क्या है दोस्त, आइडेंटिकल एरिया छूट गया थोड़ा, तो थोड़ा लिख लीजिए, आइडेंटिकल एरिया ए है। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे, सिंपल है लैंग्वेज, इंग्लिश को ही यहाँ पे इजी टाइप से मैंने करा है। माना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की आइडेंटिकल एरिया क्या है, ए है, कैपेसिटी C मान लो, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक आपने पार्शियली फिल्ड किया है उसकी थिकनेस मान लो मोटाई T, जैसा कि मैंने गिवन फिगर में दिखाया है। अब ध्यान से देखो, पहले जो सेपरेशन था दोनों प्लेट के बीच सेपरेशन क्या थी, D थी। ध्यान से देखिएगा, अब देखो जब D था तो पोटेंशियल क्या क्रिएट होता होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था पोटेंशियल क्या होगा V, वैसे ही यहाँ भी पोटेंशियल V होगा। जिस समय सेपरेशन D था उस समय इनकी पोटेंशियल V थी, जिस समय इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस पार्शियली फिल्ड नहीं था। बट जैसे ही इसके बीच T मोटाई की, हमने डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को क्या किया, फिल्ड किया, पार्शियली फिल्ड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ एयर होगा, यहाँ एयर होगा या वैक्यूम होगा, ऐसे भी सोच सकते हो, वैक्यूम होगा। तो आप ध्यान सुनिए, यहाँ पर तो वैक्यूम होगा, यहाँ क्या होगा, वैक्यूम, और यहाँ भी क्या होगा, वैक्यूम। बट यहाँ तो एप्सिलॉन r आ गए, ये तो डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट बीच में है एप्सिलॉन आर। तो तीनों जगह की पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मान लीजिए E1, यहाँ मान लीजिए E2 और यहाँ मान लीजिए E3। अब पोटेंशियल मान लीजिए V1, जैसा कि मैंने दिखा दिया, V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3 यहाँ, क्योंकि सबकी पोटेंशियल अलग अलग आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके बीच में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान सुनना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एक प्लेट हो गया, अभी एक लेयर आपको ये हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ भी दो प्लेट हो गए, तो इसके बीच में भी होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आ रहा है और एयर तो होगा ही। और ये तो आपको जैसा E1 है ऐसा ही E3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि मैंने यहाँ पे तीनों बारी बारी से लिखा है। जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट को पढ़े थे, बढ़िया से गॉस लॉ को समझे थे, वो बच्चे समझ रहे होंगे कि E1 और E3 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो वो हो गए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात E1 और E3 दोनों में क्या है, आपस में बराबर है। अतः हमने यहाँ पर E1 इक्वल टू E3 इक्वल टू E माना है। E1 इक्वल टू E3 को क्या मान लिया, ये और ये दोनों को क्या मान लिया, E मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह क्या है, E1 और E3 की जगह समान है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है या फिर कह सकते हैं आप एयर है। और E2 के जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है। क्यों, क्योंकि यहाँ डाइलेक्ट्रिक हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होंगे, तो पोटेंशियल जैसा कि E इंटू डी होता है, तो पोटेंशियल यहाँ पे E इंटू इसकी बीच की सेपरेशन मान लीजिए x है। जैसा कि फिगर मैंने दिखाया है, यहाँ सेपरेशन क्या है, x है। तो Ex V1 की वैल्यू हो जाएगी एंड V2 की वैल्यू हो जाएगी E2t। E2t इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिफरेंट है, इसको तो E माने नहीं थे आप। तो E2 और इसकी डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T थी, T से मल्टीपल कर दिए। एंड ये सेपरेशन अब कितना होगा, ये वाला सेपरेशन, ये सेपरेशन कितना होगा, तो संपूर्ण सेपरेशन कितनी है, D है। और ये वाला सेपरेशन को जोड़ लीजिए D प्लस एक्स, और इसको क्या करिए आप यहाँ पर घटा दीजिए, x प्लस टी। इसकी मोटाई तो T है और इसकी मोटाई, इसकी बीच की सेपरेशन कितनी है, x है। तो यहाँ होंगे x, ये वाला सेपरेशन, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो ये होगा x प्लस टी। और ये अगर आपको निकालना है तो ये सेपरेशन हो जाएंगे d माइनस एक्स प्लस टी। और फाइनली जब वो करेंगे तो आ जाएंगे आपको d माइनस एक्स माइनस टी। तो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। और मैंने यहाँ पे ये सेपरेशन दिखाया है, ये सेपरेशन हो जाएंगे d माइनस एक्स माइनस टी। अब जब इतना सब कुछ क्लियर हो जाता है तो इसके बाद वी नेट चाहिए। तो वी नेट बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो ये V1 की वैल्यू, ये V2 की वैल्यू, एंड V3 में क्या हुआ, E इंटू डी, ई डी माइनस E इंटू एक्स, ई एक्स माइनस E इंटू टी। और ये सेम है, इसलिए कैंसिल आउट कर लेंगे। और कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपको E। तो फाइनली आपका रिजल्ट आएंगे V E टू टी प्लस E इंटू डी माइनस टी। और इससे आप
क्लियर एक चीज़ समझ गए कि ये डाइलेक्ट्रिक को हम चाहे इधर खिसका दें इधर खिसका दें, आंसर हमारा यही आएगा। नहीं समझे? इस डाइलेक्ट्रिक को आप इधर भी खिसका देंगे ना थोड़ा सा, तो आपका रिजल्ट पोटेंशियल दोनों के बीच E/T प्लस E इंटू डी माइनस टी ही आएंगे। अब V बराबर E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E2 की वैल्यू आपको पता है कि E2 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इनको पुट कर दीजिए। और E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी माइनस टी, यानी भी अब इसमें से कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन मिल जाएंगे आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन मिलने के बाद आपको बच जाएगा टी बाई एप्सिलॉन आर प्लस यहाँ बचेंगे आपको डी माइनस टी बाई ना कुछ तो 1 मान लीजिए। ये हुआ आपका V का वैल्यू। चूँकि C बराबर Q बाई V होता है और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू सिग्मा A एंड ये V की वैल्यू है, इनको पुट कर दीजिए। तो आपको नेट कैपेसिटेंस पार्शियली फील्ड पैरेलल प्लेट के बीच अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड की जाती है तो कैपेसिटी फाइनली आपका निकल के आ जाएंगे। अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्त कि फाइनल मैंने इनका रिजल्ट निकाल दिया है कि यहाँ सिग्मा और ये सिग्मा यहाँ से कैंसिल हो जाता है आपका, और आपका फाइनल रिजल्ट है कैपेसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन टी बाई एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी। ये कैपेसिटी निकल गया जब किसी पैरेलल प्लेट के बीच पार्शियली कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को क्या करते हैं, फील्ड करते हैं, तो कैपेसिटी निकल के आते हैं इतना। तो आई होप कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सीरियसली लोगे और रिवीजन करोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है? प्रूव द एक्सप्लेन ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं 5 मार्क्स वाले में, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आपको करंट एनर्जी डेंसिटी की फार्मूला प्राप्त करनी है। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है दोस्त, तो मेरा कहना होगा एनर्जी डेंसिटी की जो डिफिनेशन है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज स्टोर होता है ना, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी की कहा जा रहा है एक्सप्रेशन प्राप्त करने। तो चलिए हम इनको भी करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए कि एनर्जी जो होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज एट पोटेंशियल। ठीक है, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे तो वर्क डन होगी और उसी को पोटेंशियल कहेंगे, और वर्क डन ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इस प्रकार से आपको पता होगा कि मान लीजिए आपके पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनिशियल केस में चार्ज जो है इनिशियली इस पे 0 था, बट कोई इंस्टेंट टाइम पे जब मैंने इनको चार्ज देना शुरू किया तो मान लीजिए इनको किसी इंस्टेंट टाइम पर टी इंस्टेंट पर जो चार्ज है वो चार्ज dq दिया गया। इन्फिनाइट से उठा के कितना चार्ज दिया गया, dq चार्ज दिया गया। तो जैसे लेट dq चार्ज गिवन द कैपेसिटर इन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टाइम पर जब इसको आप, मैंने क्या बोला, इंस्टेंट में इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, 0 है। इस कंडक्टर के पास इंस्टेंट में
इनिशियल प्रारंभिक में कुछ भी चार्ज नहीं था, अर्थात ये उदासीन था। बट एक इंस्टेंट टाइम पर इनको कितना चार्ज इन्फिनिट से दिया गया, डी क्यू, तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत कम होगा। और वर्क डन इक्वल टू आपको पता होगा कि सबसे पहले तो पोटेंशियल होगा, क्योंकि इन्फिनिट चला है तो पोटेंशियल बराबर क्या होता है, डी वर्क डन होगा डी डब्ल्यू बाय डी क्यू, और यहाँ से डी क्यू कैंसिल होगा तो यहाँ डी क्यू से मल्टीपल हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर ये तो वर्क डन होंगे। इंस्टेंट टाइम में अगर किसी कैपेसिटर को डी क्यू चार्ज दिया तो वर्क डन कितना होंगे, बहुत छोटा सा वर्क डन होगा ना, डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। क्लियर हो गया बच्चों? तो यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा केयर करना है, और जब इतना हो गया तो आप आसानी से इसको क्या कर पाओगे, प्रूफ कर पाओगे। अब देखो अगेन लेट क्यू इनिशियल, मैंने फिर से यहाँ मानना है, जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि क्यू इनिशियल मान लीजिए क्या है, 0 है, और क्यू फाइनल कैपिटल क्यू मान लीजिए। मतलब इनिशियल में तो कैपेसिटर को कोई चार्ज था ही नहीं, इनिशियल केस में चार्ज कुछ भी नहीं था, 0 था। बट इंस्टेंट टाइम पर आपने उनको डी क्यू चार्ज दिया, और डी क्यू के कारण वहाँ पे वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू इक्वल टू पोटेंशियल इंटू डी क्यू, यही तो वर्क डन हुआ। तो वो डी क्यू चार्ज कब दिया आप कैपेसिटर को, इंस्टेंट टाइम पे न दिए, प्रारंभ में तो चार्ज था नहीं कैपेसिटर को, न्यूट्रल था। बट डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू आपने हजारों करोड़ बार देते रहे कैपेसिटर को, तो टोटल चार्ज फाइनली कितना आ जाएंगे कैपेसिटर पे, क्यू आ जाएंगे। तो मैंने वही तो माना है कि इनिशियल केस में प्रारंभिक समय में कैपेसिटर को जो चार्ज था वो 0 था, बट इंस्टेंट टाइम में कितना चार्ज चल गया, डी क्यू, और डी क्यू हजारों करोड़ बार अगर इनको दिया जाए कैपेसिटर को, तो वो फाइनल चार्ज कितने हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रारंभ में चार्ज कितना कैपेसिटर का था, 0 था, और फाइनली चार्ज कितना होगा, क्यू हो गया। लेकिन प्रारंभ में 0 था, उसके बाद जो इसे ही देना शुरू किया, पहली बार जो चार्ज दिया गया इनिशियल 0 था, बट उसके बाद इंस्टेंट टाइम में जो चार्ज दिया गया वो डी क्यू था, और डी क्यू के कारण वर्क डन हुआ डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अब हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो आप सभी बच्चे को पता होगा नेट वर्क डन के लिए हम बोथ साइड इंटीग्रेशन वी गेट करते हैं, और यहाँ से डी डब्ल्यू के पीछे 1 छिपा रहता है, और इसका इंटीग्रेशन आपको फाइनली आएंगे, इंटीग्रेशन जब आप करेंगे डी डब्ल्यू का तो आपको डब्ल्यू आ जाएगा। और आप की जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी, तो भी बराबर क्या होगा, क्यू बाई सी। तो क्यू बाई सी को स्मॉल क्यू बाई सी को यहाँ पे पुट कर दीजिए इंटू डी क्यू। अब यहाँ सी एक कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटी है, इसीलिए इसको आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसका कांस्टेंट टर्म का तो इंटीग्रेशन होंगे नहीं, तो इसको बैक कर लीजिए। और वर्क डन ही ब्रिंगिंग टू एनर्जी कहलाती है, तो यू इसको हम लिख सकते हैं। अब क्यू का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्यू का हो जाएगा, जैसे एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन +1 करते थे बाई n+1, इस आधार पर इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कहाँ से कहाँ तक, इनका लोएस्ट लिमिट है 0 और अपर लिमिट है q। अब बारी बारी से सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिए q की जगह, एंड 0 बाद में पुट कर दीजिए, तो आपका फाइनल आएंगे 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और q की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा u बराबर 1/2 सी बी स्क्वायर, यानी तो 1/2 क्यू भी। तो ये तो प्रूफ हो गया, बट ये तो एनर्जी स्टोर किया इतना ना, कैपेसिटर ने एनर्जी कितना स्टोर किया, 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी, यानी तो 1/2 सी बी स्क्वायर, यानी तो 1/2 क्यू भी। लेकिन आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी की फार्मूला, यही तो मांगा जा रहा था, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। तो चलिए एनर्जी डेंसिटी की डिफिनेशन से आपको पता है कि एनर्जी डेंसिटी इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्ज को ही क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। और सभी बच्चों को पता है कि एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम फार्मूला। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम में एनर्जी तो स्टोर जो कैपेसिटर किया है वो क्या 1/2 CV², एंड वॉल्यूम कैसे होगा, तो ये पैरेलल प्लेट है, इस प्लेट के एरिया ए थी, सेपरेशन आपको डी है, इसीलिए वॉल्यूम के लिए ए मल्टीपल डी कर दीजिए, तो ये हो गया वॉल्यूम। अब आप सभी बच्चे को आई होप कि अभी मैंने कुछ देर ही पहले बताया था कि अगर दोनों पैरेलल प्लेट कहाँ है, किसी फ्री स्पेस में रखे हैं, तो सी कैपेसिटी होता है ε0 A/d, एंड V इक्वल टू फार्मूला अभी आपको बताया था E/d, वो भी यहाँ पुट कर दीजिए और उनका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि V की स्क्वायर है, बाई A/d। सिंपल है। और जब इनको आप फाइनल करोगे तो आपका आ जाएगा ε0 A E²d², मैंने ऐसा लिखा है, बाई 2d²A। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि A एरिया कैंसिल, d² कैंसिल, तो आपका फाइनल आ रहा है एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल u इक्वल टू 1/2 ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो आई होप कि सभी बच्चे इस एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन को आसानी से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे, बना पाओगे। अब नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर मैंने आपको फाउंडेशन क्लास में काफ़ी विस्तार से समझाया था, और ये सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया है। हिंदी मीडियम के बच्चों, आपके कॉपी में लिखा होगा, आप जाके वान डी ग्राफ जनरेटर को रिवीजन कर लीजिए। और मैं यहाँ पे बारी बारी से आपको दिखा देता हूँ कि क्या है राज आपके वान डी ग्राफ जनरेटर में। सबसे पहले वान डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है। वान डी ग्राफ जनरेटर इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज, कई लाख करोड़ वोल्टेज ये जनरेटर क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसलिए मैंने बोला कि इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज फ्यू मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, कुछ मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट देते हैं, कई लाख वोल्टेज की जो है डिवाइस ये कई लाख वोल्टेज क्रिएट करती है वान डी ग्राफ जनरेटर। इसीलिए इसे आइडियल जनरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये कई लाख वोल्टेज क्रिएट कर सकता है। इट डिजाइंड बाय रॉबर्ट जी वान डी ग्राफ, वान डी ग्राफ साहब ने इसे बनाया था। पर्पस क्या था उनका, पर्पस बस इतना था, यानी कि यूज इनका किस में यूज करना था, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू इन्वेस्टिगेशन स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इन सबों में उनका ये सोच था, पर्पस था कि इनका यूज करें चार्ज को एक्सेलरेट कराने में, कोई मेटर सबस्टांस या एटॉमिक स्ट्रक्चर की ज्ञान प्राप्त करने में, इन सब चीज़ों में वान डी ग्राफ जनरेटर की क्या होती है, यूज होती है। और यही पर्पस से उन्होंने इनको बनाया था। प्रिंसिपल की जहाँ तक की बात करोगे वान डी ग्राफ जनरेटर की, तो वो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये कोरोना डिस्चार्ज पे वर्क करती है। दूसरा नेट चार्ज गोज टू आउटर सरफेस, जितना इसको चार्ज बढ़ाते हैं धीरे धीरे इसका आउटर सरफेस चार्ज बढ़ती है, और चार्ज बढ़ने से यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इनका कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, इट कंस्टिट्यूट फॉर अ लार्ज कंडक्टिंग सेल माउंटेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इनसाइड इनर्ट चैम्बर, देयर आर 2 मेटेलिक कॉम्ब, 2 मेटेलिक कॉम्ब लगे हुए हैं C1 C2 कॉल्ड स्प्रे एंड कलेक्टिंग कॉम्ब। तो ये फिगर आप सभी बच्चे जो है इसे बना लीजिए, ऐसे आपके कॉपी पे नोटबुक पे बनाया गया होगा, डिजाइन किया हुआ होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। वैसे वान डी ग्राफ जनरेटर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो है नहीं, थियोरेटिकली है। कनेक्टेड टू हाई टेंशन सोर्स ST एंड
द सेल देयर इज एन इंसुलेटिंग बेल्ट रोटेटिंग ऑन पुली P1 एंड P2, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया था, एंड अ सोर्स T प्रोड्यूसिंग आयंस टू बी एसिलेटेड टू वर्ड्स टारगेट एज सो। तो ये सब चीज़ें थी कि मैंने वो सेल में इंसुलेटिंग बेल्ट को जो है पुल्ली पर P1 और P2 पे चढ़ाया था, जैसा कि फिगर में था, और सोर्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है आयंस को वहाँ से, और वो आयंस वहाँ पर क्या होता है, टारगेट से एसिलरेट जा करके एसिलेट करता है। वर्किंग इनका है वान डी ग्राफ जनरेटर का, टू स्टार्ट विद द ST सोर्स स्विचड ऑन टू गिव्स चार्ज and COM C1, this COM spray the charge to the belt भाग कोरोना डिस्चार्ज, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये कोरोना डिस्चार्ज पे काम करती है। नो दिस चार्ज इज केयर्ड नियर द C2 COM वेयर अपोजिट चार्ज induce on nearly face of the COM and same charge on for face, मतलब कुछ चार्ज अपोजिट चार्ज इंड्यूस करती है नियरली फेस पर, बट कॉम जो है सेम चार्ज ऑन थोड़ा दूर वाले सरफेस पर वो इंड्यूस करते हैं। सो नो द अपोजिट इंड्यूस चार्ज न्यूट्रली द चार्ज ऑन बेल्ट ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज एंड नेट चार्ज goes to the outer surface of cell neutral belt comes back to C1 to collect the charge again. This process continues and till the required potential V equal to KQ by R. सिंपल ये चीज़ें वहाँ पे लागू होती है कोरोना डिस्चार्ज में, KQ by R एंड डिजिट। तो ये था हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे कहा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से आपको कूलम्स लॉ को सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और सिंपल क्वेश्चन इसको तब मानी जाए जब आप इसे 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप ये कर पाओगे। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि गॉस के नियम से कूलम के नियम को सिद्ध करिए। तो करना क्या है, आपको एक चार्ज लेना है और उस चार्ज को जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया +Q चार्ज है, और इस चार्ज से R सेपरेशन पर, R डिस्टेंस पर एक हमने कंसीडर कर लिया कौन सा चीज़, गॉसियन सरफेस की कल्पना किया। ये आपको डॉट डॉट में दिख रहा होगा, ये गॉसियन सरफेस की क्या किया, एस्पेरिकल फॉर्म में कल्पना कर लिया है। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये गॉसियन सरफेस की क्या किया, कल्पना कर लिया। अब इससे यहाँ पर एक एरिया कंसीडर किया DA, और इस पर एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर एरिया ड्रॉ किया, और इसी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 एंगल है। अब देखो, लेट Q चार्ज प्रेजेंट इन गॉसियन सरफेस, मान लिया कि +Q चार्ज है जो गॉसियन सरफेस में प्रेजेंट है। E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री है। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से आप सभी बच्चे जानते हो कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E डॉट DA हटाएंगे तो यहाँ कॉस्ट हटाएगा, और कॉस्ट 0 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको सिंपल है कि E DA आ जाएगा। DA का इंटीग्रेशन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा। A का मान ये गोला है तो गोला का 4πr² होगा। तो यहाँ तक आप आई होप कि क्लियर समझ गए होंगे। अब E बराबर सूत्र हो जाएगा आपका Q/4πε0 इंटू R², E बराबर KQ/R² हो गया। नाउ पुट अ लेट टेस्ट चार्ज, वहाँ पर मान लो कि P बिंदु पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0, तो एट पॉइंट P इन फिगर में आपको जहाँ पे ये P बिंदु दिख रहा है वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज की कल्पना कर लो, तो वहाँ पर जो है टेस्ट चार्ज द्वारा फील की गई फोर्स होगी F बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, Q0 इंटू E। अब F बराबर Q0 तो रहेगा, E की वैल्यू Q/R², और फाइनली आपको ये कूलम्स लॉ प्रूफ हो जाएगा कि F बराबर Q0 अपॉन R²। तो दिस इज कूलम्स लॉ, और ये
आपको 21 क्वेश्चन पर ही यू नीड टू इंडवा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को रिवीजन करते रहें और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना है और सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको, जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को दबाए रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले सूचना इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन पे मिल जाएगा और आप जल्द ही उस वीडियो को देख पाएंगे। तो ओके, थैंक यू। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।